आज का टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, कुछ पॉइंट्स कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, जिसमें गलती मेरी नहीं है। ये जो लूप होल्स हैं हमारे हिंदुस्तान के कानून में, उनकी है। ये वीडियो केवल एक एनालिसिस है, एक ओवरऑल एनालिसिस की क्या स्टेटस है इस शब्द का, इस टर्म का, मैरिटल रेप का हमारे हिंदुस्तान में। सबसे पहले मैरिटल रेप क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में समझे तो शादी के बाद बिना बीवी की कंसेंट के सेक्सुअल संबंध बनाना हस्बैंड के द्वारा। ठीक है। रेप शब्द क्या होता है सबको पता है, किसी भी लड़की के साथ बिना कंसेंट के सेक्सुअल संबंध बनाना। फर्क क्या हुआ दोनों में? क्या रेप में लड़की नहीं थी, या मैरिटल रेप में स्त्री नहीं थी? क्या फर्क हुआ? या दूसरा मर्द नहीं था? सिंपल सा फर्क है। हिंदुस्तान का कल्चर, हमारी सोसाइटी का कल्चर कि शादी मतलब एक रिलीजियस सैक्रामेंट, एक रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट, दो लोगों के बीच में, दो परिवारों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट कि अब वो लीगली लॉफुली मैरिड हस्बैंड और वाइफ हैं और अब वो दो जिस्म एक जान है। वही वाला पुराना कॉन्सेप्ट ऑर्थोडॉक्स, दो जिस्म एक जान का मतलब अब वो लोग सेक्सुअल संबंध बनाने के लिए लीगली और एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल तैयार हैं। चलिए यहां तक समझ आता है। तो क्या मैरिज से पहले जो प्री मैरिटल सेक्स होता है और मैरिज के बाद जो पोस्ट मैरिटल सेक्स होता है, उसमें कंसेंट शब्द का मतलब बदल जाता है? आज की वीडियो की चर्चा शुरू करते हैं। दोनों तरफ से बोलूंगा, एक तरफ से बिल्कुल नहीं बोलूंगा। एनालिटिकल वीडियो है। पहले बोलूंगा कि यह कानून लाने में, यानी कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने में क्या दिक्कतें हैं या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। उसके बाद बात की जाएगी कि क्यों इसे क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बारे में कि आज तक मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हो सकता और क्यों नहीं होना चाहिए। पहले इधर के पॉइंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं शुरू करने से पहले कि मैरिटल रेप को लीगल कैसे करा गया है, मतलब इस चीज को कैसे माना गया है कि शादी के बाद यौन संबंध बनाना बिना बीवी की कंसेंट के लीगल है। यह है एक्सेप्शन 2 ऑफ इंडियन पेनल कोड, सेक्शन 375। एक्सेप्शन 2 सेक्शन 375 का क्लियरली कहता है कि अगर कोई भी इंसान शादी के बाद अपनी बीवी के साथ सेक्सुअल संबंध बनाता है, उसमें वो रेप नहीं आएगा जब तक कि जो। ये शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है पेट्रियार्चियल सोसाइटी वाली मेंटेलिटी, वही पुरानी मेंटेलिटी कि द सोसाइटी इज गवर्न्ड बाय द मेन आर मोर पावरफुल। इसमें गलती किसकी है? गलती हमारे सबसे पहले तो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स की है, जो आज तक भी पूरी तरीके से तो खत्म नहीं हुए हैं। अ लार्ज बंडल ऑफ सोसाइटी ऐसा है जहां पर वुमेन आर नॉट सोशली एंड इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन देमसेल्व्स। तो क्या होता है शादी के बाद? भाई या तो जब पति का मन करे तब आपकी कंसेंट मैटर ही नहीं करती। अगर आप लोग कमा रहे हैं और अगर आप इकोनॉमिकली अपने ऊपर डिपेंडेंट हैं तो आप जाइए कोर्ट में जाइए, हेल्प मांगिए। लेकिन नहीं, वही जो पुराना माइंडसेट चला जा रहा है, सोसाइटी इज गवर्न्ड बाय मैन, उस वजह से इस लॉ को आज तक नहीं लाया गया है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। औरत को ना बोलने का हक नहीं है। ये हमारे हिंदुस्तानी मर्दों की मेंटेलिटी है और ये मेंटेलिटी और ज्यादा कट्टर हो जाती है जब टर्म लग जाता है शादी ब्याह, जब टर्म लग जाता है मैरिज, उसके बाद ये मेंटेलिटी और ज्यादा कट्टर हो जाती है। इसलिए ये आज तक कानून नहीं लाया गया। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। सेक्शन 498A आईपीसी का क्या कहता है कि अगर किसी भी महिला के साथ घर पर मेंटल, इमोशनल या सेक्सुअल क्रूअल्टी हो रही है हस्बैंड के द्वारा या फिर हस्बैंड के किसी रिलेटिव के द्वारा, तो वो आएगा क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और ये एक पनिशेबल ऑफेंस है सेक्शन 498A में। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, उसमें भी सेक्सुअल या फिजिकल किसी भी तरह की क्रूअल्टी को डोमेस्टिक वायलेंस माना गया। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया, सही है, जिसमें डाउरी लेना यानी दहेज लेना या दहेज के लिए जबरदस्ती औरत को परेशान करना एक पनिशेबल ऑफेंस माना गया। इन तीन ऑफेंसेस के बाद क्या हुआ हमारी सोसाइटी में? हाँ, कई जगह जस्टिस मिली, लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा, ये स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 10 में से 2 केसेस जो इन एक्ट्स के या सेक्शन 498A के तहत लगते हैं वो फेक होते हैं। बाद में ये आ जाता है कि ऐसा था ही नहीं, महिला के पास नहीं और कोई तरीका था, तो उसने जाके एक फेक केस फाइल कर दिया कोर्ट में। तो क्या लगता है, किस बात का डर है कि अगर हमने मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज कर दिया तो कई ऐसी महिलाएं, कई ऐसी वाइफ जो वेडिड हैं और खुश नहीं है, उन्हें एक और तरीका मिल जाएगा। ये बार बार बता रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये स्टैटिस्टिक्स हैं और ये इंडियन मेंटेलिटी का एनालिसिस है। उन्हें एक और तरीका मिल जाएगा, किस चीज का? भाई अगर आप खुश नहीं हो, छुटकारा नहीं पा रहे हो, जाओ और बता दो कि मेरी कंसेंट के बिना सेक्स हो गया।
ये आ गया तीसरा। हमारा वही पुराना ऑर्थोडॉक्स इंडियन कल्चर जहां पर शादी का मतलब रिलीजियस सैक्रामेंट, दो सोसाइटीज के बीच, दो परिवारों के बीच, एक स्त्री और पुरुष के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट, जैसा मैंने पहले बताया, रिलीजियस सैक्रामेंट की आइए शादी के बंधन में बंधिए, 7 फेरे लीजिए या निकाह पढ़िए, उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का यूज कीजिए, एक नई जान को जन्म दीजिए और हमारे वंश को आगे बढ़ाइए। तो इन सब चीजों के आगे फीका क्या पड़ जाता है? सिंपल सी बात है, इन सब चीजों के आगे महिला की कंसेंट फीकी पड़ जाती है। ये हमारे हिंदुस्तान के जो पुराने बिलीफ्स हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा रहा हूं, हमारे हिंदुस्तान का कल्चर बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से इसे मिस इंटरप्रेट किया गया है उसकी दिक्कत है, ये इसलिए नहीं आ सकता। ये माना जाता है कि भाई ये जो मैरिटल रेप है, ये टर्म ये वेस्टर्न कंट्रीज का है, और अगर हम हिंदुस्तानी कल्चर में भी मैरिटल रेप जैसा टर्म लिया है तो हम टू मच ऑफ वेस्टर्नाइजेशन मोड में आ जाएंगे, हम बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लेंगे। और बार बार मैं कह रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा, आपको लिंक्स भेज दूंगा, आपको ऐसे आर्टिकल्स भेज दूंगा जहां पर ये बातें खुद महिलाओं ने बोली हुई हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं, इंप्लाइड कंसेंट। भाई देखिए, इंप्लाइड कंसेंट का मतलब क्या होता है लीगल टर्म्स में? कंसेंट बाय एक्सप्रेशंस, ठीक है, अपने पास से कंसेंट देना। यह माना जाता है कि एक बार जब स्त्री की शादी हो जाती है और वो किसी पुरुष के घर चली जाती है उसकी बीवी बनकर, उसकी कंसेंट इंप्लाइड हो जाती है। अब वो मान चुकी है अपनी पास से कि हाँ, मेरी आपको कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, माई बॉडी इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। इसके बाद एक पॉइंट, जस्टिस दीपक मिश्रा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका एक बयान सुनिए। उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में कि क्रिमिनलाइज अगर कर दिया मैरिटल रेप को तो देयर विल बी एब्सोल्यूट एनार्की विद इन फैमिलीज। और हमारा जो हिंदुस्तान का कल्चर है, यहां पर सिर्फ एक ही चीज की तारीफ है, सिर्फ एक ही बेस पर हमारा देश चल रहा है, वो है फैमिली वैल्यूज। फैमिली वैल्यूज में माँ बाप भाई बहन रिश्ते तो आती हैं, लेकिन पति पत्नी के संबंध और उसमें भी फिजिकल संबंध एक बहुत मेजर पॉइंट है। तो अगर हमने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया और ऐसे केसेस आने लगे कि जो बीवियां हैं वो जाकर मैरिटल रेप का चार्ज लगा रही हैं अपने हस्बैंड पर, हस्बैंड को गलती से भी सजा मिल गई, मान लीजिए, चलिए हस्बैंड चला गया जेल में बिहाइंड द बार्स, उसके बाद बीवी का क्या, बच्चों का क्या, एलिमनी और मेंटेनेंस तो आप ले नहीं सकते, वो तो तब मिलेगी जब डिवोर्स है। तो किस तरीके से क्या मिसयूज हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसा स्टेटमेंट दिया था हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी ने। और लास्ट पॉइंट इस साइड से जो बोलूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो क्या कहता है? हर तरीके का एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसेबल नहीं होता, एविडेंस को बहुत रेलिवेंट होना पड़ता है, सही है। सेक्शन 5 से सेक्शन 55 एविडेंस एक्ट में यह बात की जाती है कि कौन से फैक्ट्स, कौन से एविडेंस ऐसे रेलिवेंट हैं जिन्हें कोर्ट में लाया जा सकता है। अब एक बात इमेजिन कीजिए, रात को कपल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, अगले दिन केस हो गया कि यह मैरिटल रेप था। कैसे प्रूव होगा भाई, कैसे प्रूव होगा कि रात को कंसेंशुअल सेक्स था या बिना कंसेंट का सेक्स था? यह कैसे प्रूव होगा? मेन पॉइंट यहां आता है। तो अब क्या स्टैंप पेपर ले आए 10 रुपए की, या फिर हर कपल के बेडरूम में एक सीसीटीवी होना चाहिए? किस तरीके से प्रूव होगा? यह आता है आखिरी पॉइंट। और बार बार मैं बोलूंगा, पूरी वीडियो आखिर तक देख लेना। दूसरी साइड की भी ये बातें, मैंने अपने पास के ओपिनियंस नहीं रखे हैं, अलग अलग आर्टिकल्स में देखा है, ये महिलाओं की बोली हुई बातें। अब सुनते हैं दूसरी साइड, महिलाओं की साइड से, उस साइड से जो चाहते हैं कि ये क्रिमिनलाइज हो जाए। तो अब आते हैं उस साइड से बात करने के लिए जो चाहते हैं कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए। सबसे पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूं। 70% वुमेन जो हैं इंडिया में, वो जिंदगी में जरूर 2 से 3 बार डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हैं, और 10 से ज्यादा बार इस मैरिटल रेप वाला जो टर्म है इसका शिकार हुई हैं। उसके अलावा यूएन पॉपुलेशन फंड जो है उसका 2011 का एक सर्वे आया था, जिसमें हिंदुस्तान में 16 ईयर्स से लेकर 49 ईयर्स तक की जो महिलाएं हैं, उन्होंने जीवन में कम से कम 10 बार डोमेस्टिक वायलेंस फेस करा है, जिसमें फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल वायलेंस भी आता है। उसके अलावा एक और बहुत अलग बात करते हैं, इंटरनेशनल मैन एंड जेंडर इक्वालिटी सर्वे जो है 2011 का, वो ये कहता है कि हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, जो इस साइड की कंट्रीज हैं, यहां का सर्वे कहता है 5 में से 2 मर्दों ने जीवन में, अपनी मैरिड लाइफ में कम से कम 50 से ज्यादा बार अपनी बीवी के साथ सेक्सुअल संबंध बनाए हैं, जिस दिन उसकी बीवी की कंसेंट नहीं थी, चाहे किसी भी वजह से हो। तो अब आगे के पॉइंट शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्या हमारे हिंदुस्तान में जो हमारी रिलीजियस वैल्यूज हैं, जिन्हें हम इतना सैक्रेड मानते हैं, वहां पर शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट बनकर रह गया है? और उस कॉन्ट्रैक्ट का, उस रिलीजियस सैक्रामेंट का बेसिक जो प्रिंसिपल है वो ये है कि बीवी की कंसेंट इंप्लाइड हो जाती है, वो मना नहीं कर सकती। क्या ये है हमारी रिलीजियस वैल्यूज, हमारे हिंदुस्तान की वैल्यूज? सिर्फ एक सैक्रामेंट, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कि अब इंप्लाइड कंसेंट है बीवी की साइड से, नहीं है ना, तो करो क्रिमिनलाइज। दूसरा पॉइंट आते हैं,
चलिए माना, पिछले पॉइंट में कहा कि लॉ ऑफ एविडेंस कहता है कि यह प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कोर्ट में, नामुमकिन तो नहीं होगा, और केसेस में तो नहीं है। रेप केस में आ जाता है मेडिकल वाली चीज कि आप मेडिकल जांच करा लीजिए। चलो हस्बैंड वाइफ में वो मेडिकल जांच वाला नहीं आ सकता क्योंकि कई बार वो लोग ऑलरेडी सेक्सुअल संबंध बना चुके हैं, लेकिन फिर भी नामुमकिन नहीं है। मुश्किल होने का मतलब ये नहीं होता कि हम उस चीज के लिए कानून ही ना लाएं। ऐसे तो रेप केसेस भी, निर्भया रेप केस 7 साल तक उसका जजमेंट आया, 7 साल बाद। एक मर्डर केस में भी 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं। कोई सिविल केस भी, कई बार प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट भी 25 साल खींच जाता है। तो सिर्फ एक लॉ ऑफ एविडेंस वाले को तो आप यूज कर ही नहीं सकते बात को, तो लाइए, करिए क्रिमिनलाइज। तीसरी पॉइंट, अगर हम इस चीज का वेट करने लगे ना कि इंडियन कल्चर पहले पूरी तरीके से वेस्टर्न हो जाए, क्योंकि अभी सेमी वेस्टर्न समझ सकते हैं, पूरे तरीके से वेस्टर्न हो जाए, फिर तो ये चीज हो ही नहीं पाने की। क्योंकि आज भी ये जो टर्म है मैरिटल रेप, ये इंडियन मर्दों के लिए एक एलियन टर्म है। इंडियन मर्दों पर आप जाइए, स्पेशली जो वीकर सेक्शंस हैं, जो इलिटरेट सेक्शंस हैं, उनसे आप जाइए, पूछिए, किसी को पता ही नहीं है। क्योंकि सबकी वही पुरानी मेंटेलिटी घुसी हुई है कि शादी मतलब सेक्स, और उस सेक्स में हक केवल मर्द का। अगला पॉइंट, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है? क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता है कि जब एक रेप केस आता है, उस रेप केस में जो ओनस है, जो जिम्मेदारी है कोर्ट में प्रूव करने की कि माय लॉर्ड मेरे साथ रेप हुआ, ये वुमेन पे डिपेंड करती है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मतलब लॉ के टर्म्स में, सिंपल टर्म्स में बताता हूं आपको, इस बियॉन्ड रीजन, उस रीजनेबल डाउट के पार जाके प्रूव करना कि कोई भी आम आदमी प्रूडेंट नेचर का और कॉमन सेंस का ये समझेगा कि हाँ ये हुआ होगा या ये नहीं हुआ होगा। तो वो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता है रेप केस में वुमेन पे लाई करता है। अरे तो वुमेन पे लाई करता है तो उसकी अपनी मर्जी है ना, वो शादीशुदा हो या ना हो, वो कर लेगी प्रूव, और उसका एडवोकेट कर लेंगे प्रूव कोर्ट ऑफ लॉ में। इसका मतलब ये क्या होता है कि भाई शादी के बाद कैसे प्रूव करेगी महिला या कैसे प्रूव करेगा मर्द? रेप इज रेप आइदर विद अ गर्ल और विद अ मैरिड वुमेन। लास्ट पॉइंट, बात आती है फॉल्स चार्जेस और मिसयूज की। चलिए मान लिया फॉल्स चार्जेस लगा दिए, मिसयूज हो गया। क्या आपने एक टर्म सुना है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है, मैं आपको बताता हूं सिंपल शब्दों में। एक लॉ ऑफ टॉर्ट है, एक टॉर्ट है, उन लोगों के खिलाफ लगता है जिन लोगों को माना गया है उन्होंने फॉल्स चार्ज डाला किसी पे, किसी को लीगली फालतू में परेशान करने की कोशिश करी, किसी को झूठे केस में फंसाने की कोशिश करी गई। इसे माना जाता है कि उसने कोर्ट का भी टाइम वेस्ट करा और दूसरे को भी परेशानी दी। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन बहुत कम नोन टर्म है, इसलिए बता रहा हूं, एग्जिस्ट करता है इंडियन लॉ में। तो अगर आया फॉल्स केस, तो वैसी कौन सा इंडिया की जुडिशियरी हमारा है, ऐसा सिस्टम है कि विद इन 2 ईयर्स और विद इन 3 ईयर्स केस निपट गया? नॉर्मल केसेस भी तो लंबे चलते हैं। तो जो डिफेंडेंट साइड है, जो हस्बैंड की साइड है, वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन डालेंगे, चलता रहेगा केस। इसका मतलब ये नहीं होता इसका मतलब कि हम उस कानून को लाने की कोशिश ही ना करें। तो ये थे 5 पॉइंट्स इस साइड से। इससे आप समझ गए होंगे कि हिंदुस्तान में करंट स्टेटस मैरिटल रेप शब्द का क्या है। लार्ज बंडल ऑफ सोसाइटी है जो समझती है नहीं लाना चाहिए, इंक्लूडिंग अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ वेडिड वुमेन देमसेल्व्स, और एक लार्ज बंडल ऑफ सोसाइटी, स्पेशली द अपकमिंग और द न्यू जनरेशन हम कह सकते हैं, जो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ से हटकर चल रही है, जो समझते हैं कि हाँ इसे क्रिमिनलाइज करना चाहिए। आखिर में बात आती है कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में मैं अपना, पूरे वीडियो में मैंने अपना कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं रखा। कंक्लूजन में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हाँ मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, आपके साथ लगभग, सपोज एक एग्जांपल, आप किसी ने 2 करोड़ रुपए की चोरी आपके पास करी है, पर आपके पास जो लॉ का प्रोविजन है वो ये है कि आप जज के पास जाकर 2 करोड़ की नहीं, सिर्फ 1 करोड़ के लिए पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। यानी कि एक लेसर ऑफेंस के लिए उसे फंसा सकते हैं, एक लेसर ऑफेंस के लिए उस पर चार्ज लगा सकते हैं। तो ये जस्टिस के खिलाफ है एक तरीके से चीज। तो माना कि वुमेन के लिए 498 है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, लेकिन रेप जैसे शब्द के आगे, जिसमें अब डेथ पेनल्टी भी आ गई है कुछ सर्टेन केसेस में, लाइफ इंप्रिजनमेंट होता ही होता है, उसके आगे ये ऑफेंसेस थोड़े फीके हैं। तो ये अगेंस्ट रूल ऑफ जस्टिस है। इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हाँ मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें बहुत ऐसी बातें बताई गई हैं जो आज की जनरेशन को, आज की महिलाओं को नहीं पता। बाकी अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिली, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए। थैंक यू।